तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ही रिलीज किया था। और इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस रहेगा एमसीक्यूज को अच्छे से डिकोड करने में, आप लोगों के सामने उसके बेस्ट सॉल्यूशन रखने में। आप लोग सोच रहे होगे सर सिर्फ एमसीक्यूज ही क्यों सॉल्व करवा रहे हो, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ऐसा वीडियो तुमको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। एमसीक्यू का सेक्शन ना आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक सेक्शन रहता है। सबसे पहले 20 मार्क्स का वेटेज है तो 25% तो आप यहीं से ही स्कोर कर सकते हो। उसके साथ साथ बेटा एमसीक्यूज को ना बच्चे को फास्ट करना रहता है ताकि बचा हुआ टाइम वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अच्छा दे सके। अगर आप एमसीक्यूज में ही ज्यादा टाइम फंसे रहोगे ना तो आपके एक अच्छे केस बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्कर्स में आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दोस्त, वहां पर आपको स्टेप मार्किंग का ध्यान रखना है, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एमसीक्यू सेक्शन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या रहता है। उसके साथ साथ आपको भी लाइव देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एकदम यूनिक दिखेंगे। आप पूरे इंटरनेट पे कंपेयर कर लेना सॉल्यूशन, आपको दिखेगा कि सर जो अप्रोच हमको डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं, सर जो अप्रोचेस सिखा रहे हैं वो काफी यूनिक हैं। और अगर आपने इन अप्रोचेस पे काम कर लिया दोस्त तो आप लोग फॉर श्योर अपने एमसीक्यूज में अच्छा करोगे। और जैसे मैंने बताया एमसीक्यूज में अच्छा करोगे तो ओवरऑल पेपर भी अच्छा होता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अगर तुमको मुद्दा समझ आ गया तो भाई देखो पेपर पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है। देयर आर स्टिल 38 क्वेश्चंस। अब जिस बच्चे को, जिस नमूने को अभी तक भाई पैटर्न भी नहीं पता है, और ये नमूना मैं प्यार में बोलता हूँ, ठीक है, तुम लोग बुरा मत मानना इस चीज का कि सर मैं तो 12th क्लास का छात्र हूँ, छात्रा बोलते हैं ना बालिकाओं को, तो ऐसे दिल पे मत लेना। मैं सिर्फ ऐसे मजाक में बोल देता हूँ। बट देयर विल बी 38 क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यूज रहेंगे जिसमें आपके 18 सिंपल एमसीक्यूज और 2 रहेंगे आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन। फिर आता है बेटा आपका सेक्शन बी जिसमें हमारे 2 मार्क वाले क्वेश्चंस रहते हैं। फिर सेक्शन सी जिसमें हमारे 3 मार्क वाले क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आता है सेक्शन डी जिसमें हमारे 5 मार्क वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर आप लोगों का फेवरेट सेक्शन ई जिसमें हमारी केस स्टडीज रहती हैं। तो चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करना। पहला सवाल बेटा कौन से चैप्टर से है, और मैं आपको ओवरऑल तरीके से सारी बातें शेयर करते हुए चलूंगा कि एमसीक्यूज के लिए कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क्या फॉलो किया गया है सैंपल पेपर में, आपको अपने पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे एमसीक्यूज में, सारी बातों पे बात करूंगा। तुम लोग बस वीडियो को शिद्दत से एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और मैं तुमको दावा दे रहा हूं बेटा इस वीडियो को किसी और वीडियो से सैंपल पेपर की कंपेयर करके देख लेना, अपने आप तुमको क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो भाई पहला सवाल है मेरा आईटीएफ का। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये नोट कर लो कि आईटीएफ का अगर एमसीक्यू आ रहा है तो ग्राफ बेस्ड एमसीक्यू ज्यादा आ रहा है। तो आईटीएफ के ग्राफ बेस्ड एमसीक्यू करने बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट 2-3 साल में ये पैटर्न पकड़ लिया है सीबीएसई ने। अब देखो यार, ग्राफ बेस्ड सवाल की खासियत ये होती है कि ग्राफ दिख रहा होता है, उसके थ्रू हम लोग ऑप्शंस को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर अब आप एकदम बेसिक लेवल पर सोचने नहीं बैठोगे, जल्दी से ऑप्शंस देख के हम लोग सवाल को फोड़ देंगे। बस मेरे को सबसे पहले ग्राफ को डिकोड करना है कि भाई ये है मेरा 1/2 और ये है मेरा -1/2 वाला वैल्यू। तो 1/2 पे मेरा ग्राफ π/2 जा रहा है और -1/2 पे मेरा -π/2 जा रहा है। ऑप्शंस में मेरा साइन इनवर्स वाला फंक्शन है। साइन इनवर्स x हो सकता है क्या? साइन इनवर्स 1/2 क्या π/2 होता है? नहीं ना, नहीं हो सकता। क्या मेरा आंसर 2 साइन इनवर्स x हो सकता है जो मेरे ऑप्शन डी में है? अरे भाई साइन इनवर्स 1/2 क्या तुम्हारा किसके बराबर, क्या तुम्हारा ये समझ लो कि ट्वाइस ऑफ π/4। तो क्या तुम्हारा साइन इनवर्स 1/2 π/4 होता है? अगेन नो, दिस कांट बी माय आंसर। अब हम लोग रह गए हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर। तो भाई देखो साइन इनवर्स 2x है, साइन इनवर्स x/2 है दोस्त। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, 1/2 को पुट करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम लोग x की वैल्यू 1/2 पुट करके देखते हैं तो साइन इनवर्स 1/4। क्या साइन इनवर्स 1/4 π/2 होता है? अगेन नो। सो सिंपल वैल्यू पुटिंग करके ही ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप चुटकियों में बेटा करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको मैंने समझाया है तब इसमें 30-40 सेकंड लगे हैं। आप जब इसको प्रॉपरली फ्लो में सॉल्व कर रहे होगे ना, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा यही फर्स्ट क्वेश्चन का एक
ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट एज वेल। तो डोमेन मेरे को बतानी है कौन से इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की डोमेन होगा -1/3 to 1/3। तो यार मेरे को पता है कि कॉस इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स की क्या होती है, -1 से 1 होती है। अब इसी को ही तिहाई कर दिया गया है, यानी कि -1/3 से 1/3। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया कि ये cos इनवर्स 3x पे फिट बैठेगा। अगर आपको इतने बेसिक लेवल पर चीजें नहीं आती हैं, अगेन आप ऑप्शन में पुट करके वैल्यूज देख सकते हो कि भाई ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, इसका -1 to 1 होता है। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे cos इनवर्स x को, तो क्या उसकी डोमेन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर। अब cos इनवर्स x/3 रह गया और cos इनवर्स 3x रह गया। अब यहां पे देखो, अगर x की जगह बी ऑप्शन में x की जगह -1/3 रखोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/9। और फिर अगर आप 1/3 रखोगे तो cos इनवर्स के अंदर 1/9 रहेगा। क्या -1 से 1 जा रहा है? नहीं। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बहुत इजीली वैल्यू पुट करके आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अब आ रहे हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, जो कि मैट्रिक्स का सवाल है। यहां पर एक बात और दिमाग में डालो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 4 से 5 सवाल एमसीक्यूज यहां से बनेंगे। तो आसान सवाल आते हैं तो यहां से आपको 4 से 5 एमसीक्यूज बड़े इजीली बेटा सॉल्व करने को मिलेंगे। आपको ये नंबर्स नहीं छोड़ने हैं। जैसे कि ये वाला सवाल देखते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है बच्चा m/4, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है n/3 और मैट्रिक्स सी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है p/q। और बोला गया है कि ए बी और ए सी दोनों के दोनों डिफाइंड हैं दोस्त, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। और ए बी और ए सी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर। और खूबसूरत बात, तो सवाल मेरे लिए एकदम ऐसे प्लेट पे लाके सजा के रख दिया गया है कि ये लो भाई साहब सॉल्व कर लो। तो कुछ मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी में पढ़ा है उसको अप्लाई करना है दोस्त। तो अगर ए बी डिफाइंड है तो ये कब होगा बेटा? देखो, ए का ऑर्डर है तुम्हारा m/4, आराम से डिटेल में लिख रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बी का मेरा ऑर्डर है n/3। अगर मेरे को ए बी डिफाइन करना है तो मेरे को पता है कि इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज मेरे को पता चलेगी कि मेरा n 4 के बराबर होना चाहिए। कहानी क्लियर? इसके बाद ए सी भी डिफाइंड होना चाहिए बेटा। तो ए का ऑर्डर ये है और सी का ऑर्डर क्या है बेटा? p/q। तो अगर ए सी डिफाइंड है तो बेटा जो मैं ये दो चीजें सर्कल कर रहा हूं इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा। तो p की वैल्यू भी मेरी आएगी 4। अब ऑप्शंस के पास जाता हूं, क्या पता और मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। तो भाई n और p 4 होना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। थोड़ा सा ना ऐसी अप्रोचेस डेवलप करनी पड़ेगी, टाइम बचता है इनसे बहुत। अब बेटा देखो, कहानी रह गई है किसकी? m और q की। तो वो हमको ये वाली स्टेटमेंट बताएगी कि ए बी और ए सी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले ए बी का ऑर्डर पता करते हैं भाई। तो m/4 को n/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो m/3 का मैट्रिक्स मिलेगा रिजल्टेंट। और ए सी का ऑर्डर क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा बेटा हॉच-पॉच हो गया, माइंड मत करना, ठीक है। ए सी का ऑर्डर क्या हो गया अपना? m/4 को p/q से कर रहे हो तो m/q। तो अब एक बात बताओ, अगर m/3 और m/q सेम स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर, सेम नहीं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर, तो q तो 3 के बराबर जाएगा ना। और अगर q 3 के बराबर जाएगा तो m को भी 3 के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी भी नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हो, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ये सवाल एग्जैक्टली मैंने सॉल्व करवाया है। उसके बाद क्वेश्चन 5 भी सॉल्व करवा रखा है। ये सारे सवाल एकदम सिमिलर पैटर्न पे है, जैसे सीबीएसई लास्ट 2-3 साल से बार बार ही पूछ रही है। तो सैंपल पेपर में भी देखने को मिल रहा है कि लास्ट 2-3 साल के पैटर्न को पकड़ के ही सवाल बनाए गए हैं। तो बेटा आपके पीवाईक्यूज, वो भी जो अभी लास्ट 2-3 साल के पीवाईक्यूज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सॉल्व करने। तो इफ द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको q प्लस टी अपॉन पी प्लस आर की वैल्यू बतानी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रिवर्स पोलैरिटी के रहते हैं, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, इस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले तो बेटा p हो जाएगा मेरा 0 के बराबर, डायगोनली प्लेस्ड है। तो चलो q की वैल्यू क्या होगी?
क्यू मेरा ये रहा। क्यू के अपोजिट कौन है नॉन डायगोनल में? -2 है, तो क्यू हो जाएगा मेरा 2 के बराबर। और टी किसके बराबर हो जाएगा दोस्त? मैं थोड़ा सा ना रब भी करते हुए चलता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा पेन को छोटा कर दूं यार, ताकि हाँ अब ठीक है। अब बेटा टी की वैल्यू क्या होगी? देखो टी यहाँ छुपा बैठा है, ये किसके है? अपोजिट, ये है -4 के, तो हमारी टी की वैल्यू हो जाएगी +4 डिवाइडेड बाय पी। क्या होगा बेटा? 0 के बराबर होगा, डायगोनली प्लेस्ड है, तो पी मेरा 0 हो जाएगा। और फिर मेरा आर मेरा ये बैठा बेटा, किसके अपोजिट बैठा हुआ है? R3 के अपोजिट बैठा हुआ है, तो ये -3 हो जाएगा। तो 6/-3 यानी कि -2 मेरा आंसर आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओपी इन द चैट। यार लाइव में ना मजा आता है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करने को मिलता है यार। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको 27 दिया हुआ है, तो ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा? तो भाई ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो भाई कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, जिसने भी थोड़ा सा भी डिटर्मिनेंट पढ़ लिया हो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ लिया हो, कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो मेन मुद्दा है कि आप डिटर्मिनेंट ए निकाल दो, आपका सवाल हो गया समाप्त, सॉल्व। तो भाई यहां से अपने को पता चलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये भी हर बच्चे को पता होना चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 4, तो n की जगह डलेगा 4, तो आपको a के डिटर्मिनेंट का क्यूब दिया हुआ है 27, तो डिटर्मिनेंट a क्या आ जाएगा यहाँ से 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3i, जो कि है मेरा ऑप्शन सी के अंदर। पांचवा सवाल इनवर्स पूछ रहा है आपसे एक ऐसे मैट्रिक्स का जो कि आपको थोड़ा थोड़ा डायगोनल वाली फील दे रहा है, और मैंने आपको बताया था जब भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स पूछे कुछ नहीं करना होता, डायगोनल एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल कर दो बस। तो 1/3, 1/2, 1/5 और बाकी सब जगह 0। ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। बहुत सिंपल है, सीधा शॉर्ट ट्रिक है, इसी को ही लगाना है। और अगेन ये सवाल पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था, सैंपल पेपर में भी है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन 6 देख रहे हो, लाइन से तुम्हारे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के सवाल है सैंपल पेपर में। और बेटा अगर तुमने अभी तक मेरी ब्लूप्रिंट वाली वीडियो नहीं देखी है ना, कि पूरे के पूरे पेपर में कौन से चैप्टर से कितने सवाल हैं और कौन से चैप्टर से किस टाइप के सवाल हैं, एमसीक्यूज कहाँ से हैं, तो बेटा तुम अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम मिस करके बैठे हुए हो। तो इस वीडियो के तुरंत बाद वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट शेयर किया है। इस वीडियो के बाद मैं उसको एंड स्क्रीन में लगवा दूंगा, ठीक है? मेक श्योर यू वॉच इट। क्वेश्चन नंबर 6, तो भाई देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है 2/2 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो cos a cos b बनेगा, cos 67 cos 23 माइनस sin 23 sin 67। ठीक है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, जो कि और कुछ नहीं cos ऑफ a प्लस b होता है। cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, तो cos ऑफ 67 प्लस 23 which is nothing but cos 90, and cos 90 is nothing but sin 0 which is 0 itself, hence the correct answer is option A। सातवां क्वेश्चन बेटा कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है। if a function defined by f of x पाए से कम में ऐसा दिख रहा है, पाए के ऊपर ऐसा दिख रहा है, और कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाए, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। चलो बता देते हैं बड़े प्यार से। तो अगर कॉन्टिन्यूस होता है फंक्शन तो मेरे को क्या करना होता है बेटा, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ये सारी की सारी बातें आपस में सहमत होती हैं। इसी कंडीशन का डेफिनेशन का मैं यूज करता हूं। तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर यहां से मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं बेटा, तो वो cos पाई के बराबर आएगी, ठीक है? और यहां से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई देखूं, तो वो किसके बराबर आएगी दोस्त, k पाई प्लस 1। बोलो कोई शक? कुछ नहीं किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई, दैट इज इट, नथिंग एल्स। एकदम डेफिनेशन का यूज किया है। तो यहां पर बेटा k पाई प्लस 1 शुड बी इक्वल टू cos पाई, क्या होता है 0, तो यहां से आपके k की वैल्यू क्या आएगी, -1/पाई, विच इज इन ऑप्शन बी। इजी था।
8वां सवाल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स tan इनवर्स एक्स के बराबर, तो आपको एफ डैश 1 की वैल्यू बतानी है। सिंपली पहले इसको यार डिफरेंशिएट कर दो और फिर 1 डाल देना। तो बेटा यहाँ पे यूवी रूल लगा दे, प्यारा सा यूवी रूल लगा देते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं जो कि हो जाएगा 1, और tan इनवर्स एक्स को छोड़ देते हैं प्लस। अब बेटा x को छोड़ के tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, तुम्हारे दिमाग में कोई डालेगा नहीं, तुमको खुद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब क्या करना है, ये तुम्हारा f डैश एक्स आ गया, इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 बतानी है। तो भाई x की जगह 1 डाल दो भाई, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा तुम्हारा π/4, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2। तो π/4 प्लस 1/2 मेरा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर मेरे को दिख रहा है ना। हाँ सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आ रहा है बेटा क्वेश्चन 9, तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या करना होता है, एफ डैश एक्स निकालना होता है, और फिर इंक्रीजिंग के हिसाब से ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट लगता है, डिक्रीजिंग के हिसाब से लेस देन वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना। तो यहाँ पर बेटा हम लोग फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या होगा। 10 का तो 0 हो जाएगा, -x का -1, और फिर ये हो जाएगा बेटा -4x। इंक्रीजिंग मतलब दिस नीड्स टू बी, और बेटा यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस लोगे। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वरना गलत ऑप्शन चूज कर लोगे और सिली एरर हो जाएगा। तो -1 -4x नीड्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 4x लेस देन इक्वल टू -1, राइट, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ले जाओ यार। कुछ बच्चे बोलेंगे सर -4x को क्यों लेके गए हो, -1 को ले जाओ। तो चलो यार ऐसे कर लेते हैं, -4x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अब आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो। ये सब आपने 11th में सीखा होगा इनइक्वालिटी चैप्टर में। तो यहां से x विल बी लेस देन इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। तो ये मेरे को कहाँ दिख रहा है बेटा, -1/4 से छोटी वैल्यूज। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, देखो उसने दिया भी हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट का फर्क है। तो अगर आप ये इक्वल टू का साइन लगाना भूल जाते हो ना, तो जल्दबाजी में आप ए की जगह बी लगाओगे पक्का, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई, थोड़ा सा रब करने की इजाजत दे रहे हो। चलो इसको मैंने हटा दिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy इक्वल्स 0 रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, सर्कल्स, एलिप्सिस। तो सॉल्व करना है यार इसको, और कुछ नहीं करना, और देखना है कि किसकी इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर x dx इक्वल्स -y dy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। ऐसे ही करते हैं ना दोस्त। एक्स स्क्वायर कहीं गलत करूं तो बता देना यार, ठीक है। अभी कच्चा खिलाड़ी हो ना यार, है ना, तो कहीं पर भी गलत करूं बता देना। इक्वल्स -y² प्लस c। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं हर एक टर्म को, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2x²। यहाँ पर बेटा -y² को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ला रहा हूँ, प्लस 2y² इक्वल्स 2c। तो यहाँ से सिंपली मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x² नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये नहीं जाएगा ना, अ लिटिल एरर। ओके, फटाफट से करेक्ट कर देते हैं। हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस y² इक्वल्स 2c। ये किसकी इक्वेशन होती है बेटा, सर्कल की इक्वेशन होती है ना, बचपन से पढ़े हो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यार यहाँ पर ये भी मैं बता दूं, ये मत सोचना कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाओगे क्या, उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ यार मैं स्मार्ट बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसको प्रॉपरली अगले हफ्ते शूट कर दूंगा। तो आपको अराउंड वेडनेसडे या थर्सडे एक प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा स्मार्ट बोर्ड पे, जिसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। इस वीडियो का पर्पस अलग है। और इससे पहले जो वीडियो गई थी यार, तुम लोग ना एक्टिव नहीं रहते हो, तुम ना, सच बोल रहा हूँ, जिस वीडियो में मेरे को लगता है ना कि यार इस वीडियो में तो मैंने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें समझाने की कोशिश करी है बच्चों को, कि बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा, तुम वही वीडियो नहीं देखते हो। तुमको देखना है इंस्टाग्राम पे मीम, तो थोड़ा सा यार अच्छे कंटेंट को, अच्छे वीडियोस को ना अप्रिशिएट करना चालू करो, वरना मेरे जैसे टीचर ना धीरे धीरे हार मान जाएंगे। या फिर ये समझ लो कि यार हम लोग थोड़ा सा फिर यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि यूट्यूब यार एल्गोरिदम का खेल है,
तो अगर बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया भाई तो मेरे जैसे टीचर्स फिर शायद यूट्यूब उतना आगे सपोर्ट नहीं करेगा, रेकमेंड नहीं करेगा, और हम लोगों को यार शायद फिर ऑफलाइन टीचिंग और इन सब चीजों के ही भरोसे बैठना पड़ेगा, और हम लोग ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे, ज्यादा बच्चों तक अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने थॉट्स नहीं रख पाएंगे। तो उसमें आप लोगों का थोड़ा सा योगदान चाहिए यार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 11th क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एनसीईआरटी का सवाल है ये, एग्जैक्टली उठ के सैंपल पेपर में डाला हुआ है, और सिमिलर टाइप का सवाल आपके पहले भी सैंपल पेपर्स में डाला हुआ है और बोर्ड के पेपर्स में भी डाला हुआ है। तो आसान सवाल है लेकिन आराम से समझना पड़ेगा। तो भाई देखो, यहां पर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन जिसने पढ़ लिया है उसको पता होगा, एक किंग्स प्रॉपर्टी नाम की चीज होती है जो कि बड़ी धाकड़ चीज बना दी है भाई किसी ने तो, और उससे सवाल बहुत ही बेइंतहा आसान हो जाते हैं। तो किंग्स रूल क्या कहता है भाई, तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को ऐड करो, माइनस एक्स करो और एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स की जगह अपने इंटीग्रल में ए प्लस बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, और एफ के अंदर भी एक्स बैठा हुआ है बेटा, तो यहां पर भी ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, और डीएक्स का डीएक्स ही रहेगा। ठीक है, उसको मत नहीं करना, जिसने भी प्रॉपर्टी पता है उसको पता है, बात सारी बात है। अब बेटा देखो, समझने की कोशिश करो कि उसने ये चीज आपको दी हुई है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या आप इसको इस तरीके से रीराइट कर सकते हो बच्चा, ए प्लस बी माइनस एक्स, इसका तो मैं बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन अंदर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, बिकॉज ये गिवन है मेरे को। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका मैंने यूज किया है। अब यहां पर अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूं इस इंटीग्रल को, तो क्या मैं दोस्त इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर माइनस साइन ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स को एक ए प्लस बी ले लिया और एक माइनस एक्स वाली टर्म को अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहां पे देखो, ये और कुछ नहीं है, जो आपका ओरिजिनल इंटीग्रल था इसी का नेगेटिव तो है। तो अगर ये आई था दोस्त, तो क्या ये नेगेटिव आई हो जाएगा, बोलो। तो आई मेरा किसके बराबर आ रहा है, थोड़ा सा मैं चीजें रब कर दूं, आसान हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा समझाना आपको आसान हो जाएगा। तो मैं अब कहां तक पहुंच चुका हूं बेटा, आई इक्वल्स ए टू बी ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहां पर माइनस आई। इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो 2i बन जाएगा। तो 2i आपका इसके बराबर है, और a और b दोस्त कांस्टेंट है। ठीक है, तो a प्लस बी को मैंने इंटीग्रल से बाहर ले लिया और a टू बी एफ ऑफ एक्स ले लिया यहां पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बस सवाल समाप्त हो गया। आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, आई की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी बाय 2, और इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फटाफट से देख लो कि कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये, ए प्लस बी बाय 2 और फिर अंदर आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है कहानी। चल इसको रब कर दूं भाई, थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। चलो एक काम करते हैं, इसका तुमको ना एक बढ़िया यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। इसके तुमको सॉल्यूशन, चाहे तुम जो ये तुम्हारा सैंपल पेपर आया है इसकी मार्किंग स्कीम वाली अलग पीडीएफ आती है, उसमें इसका सॉल्यूशन देखना। तुम अलग अलग चैनल्स पे जाके बहुत सारे मैथ्स टीचर का ना सॉल्यूशन देखना, तुमको दिखेगा कि उनके सॉल्यूशन में और गगन सर के सॉल्यूशन में बहुत फर्क है। अब मैं तुमको इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करवाता हूँ विदिन 30 सेकेंड्स, वरना बहुत टाइम लगेगा। सब्स्टिट्यूट करोगे वगैरह वगैरह करोगे, 2 से 2.5 मिनट लगा दोगे, उतना करना ही नहीं है। एक बात बताओ, तुमको बोला हुआ है इस चीज का इंटीग्रल, इस चीज का इंटीग्रल इसके बराबर है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, एंटी डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट जानते हो ना। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को यहां पर जो चीज दिख रही है वही दिखनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सिंपल है या नहीं है, फालतू के लिए इंटीग्रेट करके फिर क्यों कंपेयर करूंगा, सीधा राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट मारो ना। चलो आ जाओ, फटाफट से डिफरेंशिएट कर दो मेरे साथ मिलके इसको। तो यहां पर
मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ए को तो बाहर ही रहने दो। अब बेटा साइन ये कैसे दिख रहा है, देखो चेन रूल लगाना है यहाँ पे। साइन एक्स की पावर 4 है और फिर कंबाइंड पावर 5 है और फिर प्लस सी है। रीराइट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमको बेटा इसको करना है डिफरेंशिएट, तो ए को रहने दो बाहर। सबसे पहले साइन एक्स की पावर 4 की साइन एक्स की पावर 4 की होल पावर 5 को डिफरेंशिएट करता हूं, तो 5 आ जाएगा बाहर मेरा, और फिर ये हो जाएगा साइन एक्स 4 की पावर 4। अब मैं चेन रूल लगाऊंगा, साइन एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 4। और अब मैं x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करूंगा चेन रूल लगा के 4x क्यूब, और c का तो हो जाएगा मेरा 0 डिफरेंशिएट करके। तो बेटा ये चीज बन रही है देखो। अब इसको इससे कंपेयर करो जो यहाँ पे सर्कल में दिया हुआ है तुमको। तो देखो बेटा मेरे को साइन x4 दिख रहा है और उसकी पावर 4 दिख रही है, देखो ये रहा यहाँ पर। और मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज करके तुमको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, रुको, स्वाद आ जाएगा तुमको। ये देखो यहाँ पे वही वाली चीज है। उसके बाद cos x की पावर 4 देखो है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी x क्यूब है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो बेटा ये 4 एक्स्ट्रा है और ये 5 एक्स्ट्रा है, तो ये जो 20a है ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। सॉरी मैंने 2a लिख दिया, इसको 20a लिखो। 20a शुड बी इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त 1/20। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इतना आपको जल्दी ये सवाल कोई सॉल्व करके दिखा दे तो देख लेना। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, कंपेयर कर लेना आप सॉल्यूशंस को। इसलिए बोल रहा हूँ एमसीक्यूज में ये स्मार्ट अप्रोचेस डेवलप करनी पड़ेगी अगर 80 आउट ऑफ 80 लाने की ख्वाहिश है तो, वरना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ बर्ड फ्लाइज थ्रू अ डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द वेक्टर दिस। तो बेटा ये वेक्टर दिया हुआ है मेरे को। अ मैन स्टैंडिंग बिसाइड अ स्ट्रेट मेट्रो रेल ट्रैक गिवन बाय दिस लाइन, है ना। तो बेटा ये आर वेक्टर इक्वल्स दिया हुआ है, तो बेटा ये एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। is observing the bird the projected length of its flight on the metro line, metro track। तो बेटा इस तरीके का सवाल होता है ये, देखो कि अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का इस पे ना प्रोजेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए ना डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, आपको यहाँ पे बी वेक्टर की जगह लाइन दी हुई है, लाइन से मैं वेक्टर निकाल लूंगा कि लाइन के अलोंग वेक्टर क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है प्रोजेक्शन निकालने के लिए, ए डॉट बी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, जो आपने 11th में भी सीखा होगा, डिवाइडेड बाय जिस पे आप प्रोजेक्शन गिरा रहे हो उस वेक्टर का मॉड, यानी कि बी का मॉड। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी शिद्दत से समझाया है, जिनको शायद उतना वेक्टर नहीं भी आता होगा अभी, वो भी इस सवाल को बड़े प्यार से समझ जाएंगे, अपनी 11th की अंडरस्टैंडिंग पे ही समझ जाएंगे। तो भाई देखो यहां से तो मेरे को वेक्टर मिल रहा है सीधा सीधा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये मेरा ए वेक्टर हो गया जिसका प्रोजेक्शन चाहिए। ये मेरी लाइन थोड़ा सा है, इसको मेरे को रीराइट करना पड़ेगा बेटा। तो इसको मैं लैम्डा को अलग कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 3i, ठीक है, 3i कैप, और फिर हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस j कैप है ना ये, तो ये हो जाएगा माइनस j कैप, और फिर ये हो जाएगा मेरा, और ये बेटा 3 लैम्डा k कैप ही है, देखो ठीक है, यहाँ पे 3 लैम्डा k कैप ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ i कैप और प्लस 2j कैप एंड देन प्लस लैम्डा ले लिया मैंने 3k कैप, ठीक है। एक बारी बस क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर न गड़बड़ाए। तो ठीक है भाई, हमने लैम्डा वाली टर्म्स को अलग करना था, तो बेटा लाइन की इक्वेशन में ये वाला जो होता है ना, लैम्डा के बगल में जो ब्रैकेट बनता है वही आपका वेक्टर होता है अलोंग दैट लाइन। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ लोगे। तो मतलब ये आपका मोटे मोटे तौर पे बी वेक्टर है एक तरीके से, ठीक है। आई कैप है और फिर क्या है बेटा 2j कैप हो जाएगा
माइनस में नहीं आएगा, और फिर ये 3, हाँ बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है। तो चलो भाई, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, फटाफट से दोनों का डॉट कर दो। डॉट कैसे करते हैं, तो बेटा आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट को जे से, के के कोफिशिएंट को के से कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो आपका ए डॉट बी आ जाएगा 1 + 4 + 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे और के जो कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर करके ऐड करो और रूट डाल दो, ठीक है। तो यहां पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इनसाइड अ स्क्वायर रूट। तो 1 + 4 दैट इज 5, 5 + 9 दैट इज 14। तो 14 जाएगा मेरा स्क्वायर रूट के अंदर, तो आंसर आएगा 8/√14 यूनिट्स, जो कि मेरे को ऑप्शन सी में दिख रहा है। डिटेल में समझाया क्योंकि बहुत बच्चों को शायद उतना अभी कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, इसलिए मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यार देखो 3, 4, 5 ये कहीं पॉइंट रहा होगा आपका XYZ प्लेन में, तो इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट से वाई एक्सिस पे ना परपेंडिकुलर को विजुअलाइज करो। अगर आप इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, सबसे पहले एक बात बताओ, वाई एक्सिस पे x और z 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो वाई एक्सिस पे अगर x और z तुम्हारा 0 होगा, तो मेरे को y कोऑर्डिनेट बताओ कि ये पॉइंट है जो कि है 3, 4, 5। पोजीशन वेक्टर मतलब यार 3, 4, 5 को ओरिजिन से मिला दिया होगा, वेक्टर बना दिया गया होगा। तो ये 3, 4, 5 का अगर तुम पॉइंट पकड़ के वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, तो वाई एक्सिस पे कहां मीट करेगा, एट 4 ही तो मीट करेगा। तो ये लो, यहां पे कुछ और नहीं बोला था, 3, 4, 5 और 0, 4, 0 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है 3D स्पेस में, जैसे 2D में लगाते थे वैसे ही लगेगा। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 25 का 5 का स्क्वायर 25/√। आंसर हो जाएगा √34 ओपी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तुम देख रहे होगे यहाँ पे कि दोस्त 3D और वेक्टर से भी MCQs काफी आते हैं। यही नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं जो कि अगेन 5 से 6 मार्क्स के MCQs ले जाते हैं भाई। तो आपको MCQs में भी 10 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर दे सकते हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर और 3D। तो इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेना, इनके MCQs भर भर के लगा लेना। चलो 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, 3 गिवन वेक्टर्स हैं और आपसे पूछा गया है 2 A वेक्टर डॉट आई, फिर आई कैप, फिर तो ठीक है, डॉट वाला सवाल है सिंपल सा। तो यार देखो, इस वेक्टर का अगर मैं आई के साथ डॉट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 3i, और जो i होगा यही तो देंगे ना मेरे को, तो 3 मिलेगा यहां से। तो 2A डॉट आई हो जाएगा मेरा 6 के बराबर, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड रुको। A डॉट आई मेरा 3 के बराबर होगा, सॉरी, है ना, क्योंकि A में मेरा 3i कैप है और फिर सिंपली i कैप है, और J और K वाले तो 0 ही हो जाएंगे। ये डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने सीखा होगा। तो यहां पर दोस्त ये वाली चीज बनेगी मेरी 2 × 3 6i कैप। ये वाली चीज बनेगी B डॉट J, तो B डॉट J हो जाएगा मेरा 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -j कैप। और फिर दोस्त C डॉट K किसके बराबर हो जाएगा, इसका K के साथ डॉट लेना है, तो K के कोफिशिएंट को उठाओ, वही तुम्हारा हो जाएगा 2K कैप। 6i - j + 2K, अरे ये तो C वेक्टर ही दिया हुआ है, तो बेटा ये सेम एज द C वेक्टर, आंसर इज D। थोड़ा सा देखने में लग रहा था कि अच्छा सवाल है, लेकिन अच्छा नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है भाई। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। A student of class 12 studying mathematics comes across an incomplete question in the book, LPP का सवाल है। तो ये बेटा आपको मैक्सिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट्स आपको ये दिए हुए हैं और नीचे आपको ग्राफ भी दिया हुआ है, लेकिन वो नोटिस क्या करता है कि इस LPP के ग्राफ में एक प्रॉब्लम है कि एक कंस्ट्रेंट मिसिंग है। ग्राफ में एक कंस्ट्रेंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट मिसिंग है। तो वही वो पूछ रहा है कि भाई कंस्ट्रेंट बता दो कौन सा मिसिंग है फ्रॉम द ग्राफ। x > 0 मतलब ये वाला जोन, y > 0 तो बेटा नहीं, सॉरी, x > 0 मतलब ये वाला जोन,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला जोन, मैंने उल्टा बोल दिया। और फिर 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 तुमको ये वाली लाइन बता रही है, ठीक है। और तुम लोग इसमें ओरिजिन की तरफ वाला रीजन शेड करोगे, तो ये वाली लाइन है बेटा जो कि मिसिंग है। इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट तुमको दिखना चाहिए ऑप्शन में, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा देखो ये 1 से जा रही है एक्स एक्सिस को काट के, और 2 से जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे और अगर मैं देखना चाहूं तो मेरा x आना चाहिए किसके बराबर, 1 के बराबर, और y आना चाहिए 2 के बराबर। तो सबसे पहले देख लो ऑप्शन में, अगर यहां पर मैं x को 0 डालता हूं तो मेरा y 1 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो मेरा a भी नहीं हो सकता, d भी नहीं हो सकता, b और c मेरा आंसर हो सकता है। देखता हूं कौन सा सही आंसर है। यहां पर मैं x को 0 डालूंगा तो y 2 पे काटेगा, ठीक है। यहां पर मैं y को सेम है, y को 0 डालूंगा तो x मेरा 1 पे कटेगा, ठीक है। अब बेटा देखो मेरे को रीजन कौन सा लेना है, ये वाला, इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन के लिए देखो यार कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं 0 0 रखूंगा तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, नहीं, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन के अवे वाला, हेंस आंसर इज बी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार एक लीनियर इनइक्वालिटी में कब आप ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लेते हो, कब आप ओरिजिन के दूर वाला रीजन लेते हो। तो आप ओरिजिन पुट करके देखते हो और फिर देखते हो सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओरिजिन से अवे वाला रीजन। इसमें मेरे को अवे वाला चाहिए था, इसलिए मैं चाहता था सेटिस्फाई ना करे, जो कि ऑप्शन बी में मेरे को दिख रहा है। यहाँ पर एक और बेटा इसी का ही ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। z आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है, a b c ग्रेटर देन 0 है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट 2 ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो आपको बताना है कि a और b में रिलेशन क्या होगा। 2 पॉइंट्स पे वैल्यू आ रही है तो z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे सेम होगी, तो डाल दो बेटा। तो 4,0 पर हो जाएगा ये 4a प्लस सी, और 0,3 पर हो जाएगा बेटा ये 3b प्लस सी। ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो 4a 3b के बराबर हो जाएगा, 4a 3b के बराबर हो जाएगा, आंसर ए है। बहुत इजी था ये तो सवाल यार, ऊपर वाला फिर भी अच्छा था, ये तो बहुत ही आसान था। द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ द पॉइंट इज 5,0, 5,0 कहाँ है यहाँ। तो आपको पता होना चाहिए बेटा अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है तो ये जो कंस्ट्रेंट है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे हर जगह हर पॉइंट पे यही वैल्यू आएगी, ये पता होना चाहिए आपको। देन वन ऑफ द अदर पॉसिबल पॉइंट्स एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू इज 2,9। तो क्या 2,9 इस लाइन पे लाई करेगा, देख लेते हैं। 2,9, 2 ये रहा मेरा, हाँ यार 2,9 कर रहा है, ऑप्शन यही है, बाकी ऑप्शन भी चेक करके बता देता हूँ। 6,6 करेगा क्या, नहीं यार 6 यहाँ है, यहाँ 6 है, नहीं कर सकता। 4,7 करेगा क्या, नहीं यार 4 पे तो अराउंड 4 के नीचे ही कट कर रहा है, नहीं हो सकता। 0,0 भी नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर है ए। तो आपको बस ये देखना था कि यार लाइन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा जो कि इस लाइन पे लाई कर जाए। अगेन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए आसान सा सवाल है। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन 10 इज द एंटायर xy प्लेन। तो आपको पता है हाफ प्लेन लेना होता है टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो चेक कर लेते हैं 0 0 डाल के। तो ये 0 प्लस 0 लेस देन 10, तो 0 क्या लेस देन 10 होता है, बिल्कुल होता है। तो टुवर्ड्स ओरिजिन वाला रीजन लेंगे। तो ओपन हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ओरिजिन बट नॉट द पॉइंट्स। हाँ यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, आंसर सी हो जाएगा भाई मेरा। A person observed the first 4 digits of your 6-digit PIN. What is the probability that the person can guess your PIN? तो भाई पहले 4 तो वो सही डालेगा ना, तो उसमें तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है मेरे को बाकी के 2 में कि अगर वो सही डाल लेगा तो मेरा लॉक खुल लेगा भाई वो। तो पहले 4 में तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी एकदम 1 होगी डालने की। लेकिन नेक्स्ट 2 चांसेस में कितने डिजिट्स हैं उसके पास, 0 से लेकर 9 10, इसमें से एक ही डिजिट सही होगा 5वें नंबर पे जो डलेगा, और फिर एक 6ठे नंबर पे डलेगा। तो एक ही सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चोर को सही चूज करने की 1/10। और 6ठा डिजिट भी
1/10, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/100 चांसेस हैं उसके पास दैट वो मेरा पिन सही गेस कर ले। अब आते हैं बेटा लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। तो 40 से 45 मिनट के अंदर आप लोगों को एकदम स्वाद आ गया होगा भाई। चैनल पर बने रहना, कंटेंट ऐसे अब ना ग्राफ ऊपर होता रहेगा। अगर तुम मीम्स देखते हो तो कमेंट में करते होगे ना, कंटेंट डे बाय डे, वो ग्राफ वाला जो एक इमोटिकॉन होता है भाई, कंटेंट इतने अच्छे लेवल पर 1-1.5 महीने में तुम लोगों को मिल जाएगा ना कि तुम लोगों की रिवीजन प्रैक्टिस एक नंबर होने लगेगी। बस तुमको चैनल पर जो मैं चाहता हूं ना वीडियोस तुमको देखनी चाहिए वो वाली, तुम इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर देते हो और फिर बड़ा बुरा लगता है, सच बोल रहा हूँ यार। और हाँ, इससे याद आया, एक और इनिशिएटिव रिलीज कर रहा हूँ अपना टाइम निकाल के। मेरा पता नहीं क्यों मेरे मन में आया ये कि मैं एक पर्सनल ग्रुप बना के ना कुछ बच्चों को फ्री मेंटोरिंग करूँ। मैं अपना टाइम दूंगा डेली का आधा 1 घंटा, 100 बच्चा एक ग्रुप में लूंगा मैं, सिर्फ 100 बच्चा, 101 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, एग्जैक्टली 100 बच्चा जो कि मेरे से फ्री मेंटोरशिप चाहता है, जो कि अपने डाउट्स पूछना चाहता है, फंसा रहता है कहीं ना कहीं पे। आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल बनाया जाएगा जिसमें हम लोग डेली आके आप लोगों से बात करेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी नहीं देना, कोई भी हिडन चार्जेस भी नहीं है, एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ। पैसा लेना होता तो भी मुंह पे बोलता, फ्री में दे रहा हूँ तो भी मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आप लोगों को अगर इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो इसका लिंक मैं जल्दी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर करूंगा। एक्टिव रहना चैनल पर। जैसे ही 100 बच्चा इस ग्रुप में आ गया, क्लोज हो जाएगा ये प्रोग्राम। तो अगर आप चाहते हो कि आप मिस आउट ना करो, बस कम्युनिटी को देखते रहना, चैनल पर एक्टिव रहना, सब्सक्राइब करके रखना। चलो भाई 19th क्वेश्चन करते हैं जो कि असर्शन रीजन है। तो बेटा साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस सेक इनवर्स रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन की वो पूछा है। तो बेटा साइन इनवर्स रूट 3/2 किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। तो ये तो सिंपल सी बात है यार, ये मेरा कहाँ था 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस tan इनवर्स 1 मतलब π/4, ठीक है। अब सेक इनवर्स रूट 2, सेक इनवर्स रूट 2 मतलब कॉस इनवर्स 1/√2 जो कि होता है 45 डिग्री पे, है ना। तो ये -π/4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर π/3 होना चाहिए था, π/4 नहीं। तो एजर्शन गलत हो गया। और ऑप्शंस ही ऐसे बने होते हैं बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ऑप्शंस देख लेना, कभी कभी वो ट्रिक कर सकता है आपको। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस मैंने देखे हुए हैं, तो अगर एक स्टेटमेंट गलत मिल जाए दूसरी ऑटोमेटिकली सही होगी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू बनाना चाहिए, सेक इनवर्स x की 0 से π एक्सक्लूडिंग -π/2, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजर्शन गलत है भैया, रीजन ट्रू है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलो भाई अब लास्ट 20th क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट two non-zero vectors a and b, if r vector is another non-zero vector such that r और a plus b का क्रॉस आपको 0 दिया हुआ है। r और a plus b का क्रॉस अगर 0 है तो यार r और a plus b में साइन क्या होगा। देखो यार यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये कोलिनियर वेक्टर्स बन जाएंगे, आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्रॉस 0 तभी होता है। तो r वेक्टर और a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि r वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। तो r वेक्टर और a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं और a क्रॉस b क्या होता है, a और b के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए, तो a क्रॉस b जो है वो r वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि r वेक्टर उसी प्लेन में है जिस प्लेन में a वेक्टर और b वेक्टर है, तभी तो उनका क्रॉस 0 आ रहा है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है वैसे, मतलब ये 20th क्वेश्चन अच्छा डाल दिया इन्होंने बाई चांस। और ऐसा ही होगा बेटा, 2-3 MCQs काफी अच्छे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं दोबारा से समझा देता हूँ, r और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्रॉस 0 है, इसका मतलब r वेक्टर और a वेक्टर प्लस b वेक्टर को आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि साइन वाला गेम होता है हमारे कॉस में। यहाँ पर अगर आपका r वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर के कोलिनियर हो गया तो सिंपल सी बात है कि r वेक्टर उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें a और b लाई कर रहे हैं, लेकिन a क्रॉस b परपेंडिकुलर होता है a वेक्टर के भी b वेक्टर के भी। तो क्या r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एजर्शन सही है। रीजन पढ़ते हैं, द वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, नहीं ये चीज तो गलत है यार। तो बेटा देखो यहाँ पर भी वो आपको बचा के ले जाता अगर आप एजर्शन के बारे में नहीं भी सोच रहे हो। रीजन पढ़ते आपको दिखता गलत है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाते कि एजर्शन सही होगा बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस।
हेंस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, सी। तो यहां पर आपके 20 एमसीक्यूज होते हैं ओवर। अगले हफ्ते एक प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड पे प्यारा सा वीडियो आएगा जिसमें पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। एमसीक्यूज तो करवा चुका हूं, उसमें भी एमसीक्यूज दोबारा करवा दूंगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो, आगे आने वाली जो प्लानिंग शेयर करी है मेंटोरशिप से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।